हेलो बालक, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जम के पढ़ाई कर रहे होगे, राइट? हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर किया था एंड ऑफ कोर्स वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस सो फार। आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 इज टॉकिंग अबाउट दे आर 5 lakhs रुपीज़ वन ऑर्डिनरी शेयर्स जिसका करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस आपको 1.5 रुपये का गिवन है। द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे पर शेयर। 27 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पर शेयर पे किया है। 1.5 रुपये का मार्केट प्राइस है, 27 पैसे का डिविडेंड है, बहुत बुरा नहीं है ना। एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। डिविडेंड में किसी तरह का ग्रोथ नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी सेम। तो कोई ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं आ रहा है। इफ द कंपनी हैज़ नो डेट कैपिटल, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। now see this, डेट कैपिटल नहीं है, डेट कैपिटल नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। तो ये ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी अगर देखा जाए टेक्निकली तो हम कहते हैं ओनली इक्विटी। और अगर सिर्फ मेरे पास इक्विटी है उस कंडीशन में दे आर आस्किंग फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर हो जाएगा ना। इतना सिंपल सवाल है और इससे आसान क्या चाहिए आपको? आपके तो सर ये तो बड़ा ईजी है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द की, क्योंकि डेट तो है ही नहीं। अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम देखें कि इस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ गामा लिमिटेड। सॉल्यूशन शुरू करो और देखो कैपिटल स्ट्रक्चर गामा लिमिटेड का क्या है। व्हाट आर वेरियस सोर्सेस? तो हम कहते हैं नाउ वी हैव द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में हमारे पास 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस इसका गिवन है 1.5 रुपये का मार्केट प्राइस है। तो हम कहते हैं मार्केट वैल्यू के आधार पे वी आर सीइंग इट। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड टू 1.5 रुपीज़, तो 15 5 75। तो ये कितना हो गया मेरा? 7,50,000 का मेरा आता है क्या? इक्विटी। एज फार एज डेट इज कंसर्न, इस कंपनी का के पास डेट नहीं है। तो टोटल कैपिटल इज 7,50,000। The market value of capital is 7,50,000. This is the capital structure of the Gamma Limited. ये Gamma Limited का capital structure. And since debt is zero, there is no debt. So WACC will be equal to the cost of equity. अब cost of equity, how we can find out? So in this question, ये कह रहे the company had just paid a dividend. तो बार बार मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, pays लिखा हो तो D not, और अगर पेड लिखा हो इसका मतलब D1 है। पे किया है मतलब करंट ईयर की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हम ईयर एंड पे खड़े हैं, तभी तो पेड कहने की बात हो रही है। तो पेड है कितना? D1। तो D1 इज गिवन, D1 इज इक्वल टू 27 पैसे इज इक्वल टू 0.27 रुपीज। तो दिस इज माई डिविडेंड D1। एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? द P नॉट, the market price of share is 1.5 per share. So what is given here? Given है D1 is equal to 0.27 and P naught is equal to 1.50 rupees per share. So now what will be the KE? तो आप बोलोगे KE will be D1 upon P naught. D1 क्या है मेरा? 0.27, P naught है 1.50, तो 0.27 divided by 1.50, this gives you, so 0.27 divided by 1.50. Now this goes to 0.18. क्या हो गया ये? 0.18 is equal to 18%. Now क्या बोल देंगे हम? Here there is no debt capital. यहाँ कोई डेट कैपिटल हमारे पास नहीं है। तो WACC is equal to KE is equal to 18%. This is our answer. करेक्ट? तो सिंपल सा सवाल था, बहुत ही बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन आपको। पहला तो एक केयरफुल हमें रहना है कि एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस हमारा 1.50 है। सो दिस इज माय पी नॉट। एक्स डिविडेंड है तो ये पी नॉट है। 27 पैसे पर शेयर का हमने डिविडेंड पे किया है, तो ये पेड डिविडेंड है, तो D1 हो गया।
तो D1 अपन P नॉट एंड डिविडेंड इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, तो ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जी आएगा नहीं, D1 अपन P नॉट लगाएंगे, डिविडेंड प्राइस अर्निंग अप्रोच लगाया एंड वी गेट आर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। और डेट कैपिटल था नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही क्या हो जाएगा हमारा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर में हो सकता है उल्टा पुल्टा, आपके बुक में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डाले थे तो वो चेक कर लेना एक बार। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड। क्या क्या चीजें हैं देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 65 लाख का, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास 12 लाख का, 15% रिडीमेबल डिबेंचर है 20 लाख का और 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है 8 लाख का। वी हैव द रिडीमेबल डिबेंचर एंड वी हैव द कन्वर्टेबल डिबेंचर। हम जानते हैं रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि रिडीम होगा, एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब हुआ कि डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। रिडेम्पशन के टाइम में ये ऑप्शन हमारे को मिल सकता है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 16.30। जो इक्विटी का कॉस्ट है वो 16.30% का कॉस्ट है। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%, और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द WACC. Now, if you see the capital structure of GPS Limited, one thing is very clear. In the capital structure, we have 4 different kind of capital here. We have equity share capital. Equity share capital हमारे को मालूम है, and साथ ही साथ इसका cost भी हमारे को मालूम है। तो if you go to the specific cost of the capital, in that case we have it 16.30%. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब इसका जो कॉस्ट है दैट इज 12%.12। 15% रिडीमेबल डिबेंचर है एंड 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है। इसको वी हैव टू टेक पोस्ट टैक्स, और अगर मैं पोस्ट टैक्स लेता हूं तो इसका जो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज 15 इंटू 1 माइनस टैक्स यानी कि 0.30, और ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 0.30। नाउ सी this is given. These two calculations we need to show. ये दो कैलकुलेशंस हमें दिखाना होगा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर का। अब आप बोलोगे सर रिडीमेबल डिबेंचर एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपने पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट कर दिया है, वाई सो? वेयर इज द फीचर ऑफ रिडीमेबिलिटी एंड द कन्वर्टिबिलिटी? तो इन दिस क्वेश्चन नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिडीमेबिलिटी एंड द कन्वर्टिबिलिटी इज गिवन। अब जब कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है उन्होंने सवाल में, तो हम अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हम बोलेंगे वो फीचर पूरी तरह से क्या होगा, इग्नोर होगा, और हम सिंपली इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करेंगे और हमारे को रेट मिल जाएगा, हमारे को कॉस्ट मिल जाएगा 15% रिडीमेबल का एंड 10% कन्वर्टेबल का। वंस वी गेट द कॉस्ट वी नो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई कॉस्ट विद व्हाट, वेट, और जैसे ही वेट से मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिल जाएगा, WACC मिल जाएगा। ये कैपिटल है हमारे पास, तो टोटल कैपिटल निकलेगा और पर्टिकुलर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल हमारे को वेट दे देगा, और फिर हम वेट को KC से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर WACC। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल है, तो हम क्या कहते हैं, GPS लिमिटेड का ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास है ना, एंड यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करो। वर्किंग नोट्स, पहला कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 15% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹20 lakhs। KD is equal to I 1 minus T is equal to 15 1 minus 0.30 is equal to 15 multiplied 2.70, 105 हुआ। 10.5 बोल दूं या 0.105 बोल दूं। दिस इज आवर कॉस्ट। B, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹8 lakhs। 8 लाख हमने कहां से लिया है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कितने परसेंट का, 10% का, तो इसका KD हो जाएगा I 1 minus T is equal to 10 1 minus 0.30 is equal to 10.70 is equal to 7 is equal to 0.07, correct? So this is our cost as far as redeemable and convertible is concerned. Now see this,
चलते हैं अब हम अपने सॉल्यूशन पे। कैलकुलेशन ऑफ WACC फॉर, क्या है कंपनी का नाम, GPS लिमिटेड, फॉर GPS लिमिटेड. So what we have to see here is, first of all we have to see the source. After source we have to see the amount. After amount we can go for weight. Weight के बाद cost of specific capital, and then we will have the WACC. ये तो standard है, फॉर्मेट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है. क्या क्या है हमारे पास सोर्स में? फर्स्ट वन इज द इक्विटी कैपिटल, सेकेंड वन इज द 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इज आर 15% डेट था ना, 15% रिडीमेबल डेट, 15% रिडीमेबल डेट एंड 10% कन्वर्टेबल डेट. 8 लाख का हमारा 10% कन्वर्टेबल डेट है, 20 लाख का हमारा क्या है, रिडीमेबल डेट है, 12 लाख का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एंड 65 लाख का हमारे पास इक्विटी कैपिटल है. 65, 12, 20 एंड 8. 65, 12, 20 एंड 8. सो दिस इज आर टोटल अमाउंट. यानी कि क्या टोटल कैपिटल आ गया मेरे पास, देखो 65, 20, 20 प्लस 8, 28 एंड 12, 40 प्लस 65, तो 1 करोड़ 5 लाख, तो 1 crore 5 lakhs. This is our total capital. Now we can calculate the weight. How we calculate the weight? तो हम कहते हैं weight is basically what? Particular capital divided by total capital. तो 65 लाख का कैपिटल है हमारे पास इक्विटी का, डिवाइडेड बाय 1 लाख 5 करोड़, ये आ रहा है 0.619. 0.619. दिस इज द वेट ऑफ इक्विटी. प्रेफरेंस शेयर का वेट कैसे निकलेगा, 12 लाख है ना, 12 डिवाइडेड बाय 105, तो दिस इज आर 0.114. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 105, दिस गोज टू 0.1904, 0.190, and 8 divided by 105, this gives you 0.07619 है, तो 2 कर दो, 0.0762. Now we have the specific cost here, 16.30. 1630 हमारा क्या हो गया, इक्विटी का. 0.120 हमारा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का. 0.105 रिडीमेबल का. 0.07 इसका हो गया कन्वर्टेबल का. तो WACC जाएंगे. Now what we have to do is, this is our column 1, column 2, column 3 weight का, column 4 cost का. तो क्या बोल देंगे, 3 into 4 will give us what, WACC. So 0.619 multiplied to 0.1630. This is your 0.100897. 0.120 मल्टीप्लाइड टू 0.114, ये कितना आ रहा है आपका, 0.01368. तीसरे में क्या है, 0.105 मल्टीप्लाइड टू 0.190, सो दिस गिव्स यू 0.01995, एंड लास्ट है 0.07 मल्टीप्लाइड टू 0.0762. This gives you 0.005334. अब इसको टोटल करो, प्लस 0.01995 प्लस 0.01368 प्लस 0.100897. So this gives you total 0.1398. ठीक है, 6 है तो 99 कर दो. तो WACC is equal to 0.1399 is equal to 13.99%. This is our answer. हमसे क्या पूछ रहा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा था. हमने बता दिया कितना होगा भाई, आपका 13.99 होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14% का आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में GPS लिमिटेड का. दैट्स इट, करेक्ट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25. क्लियर है, कोई ग्लिच नहीं था, कोई ग्लिच नहीं है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 26. इसको देखो,
ABC company's equity share is quoted at in the market at rupees 25 per share currently. Quoted currently. Quoted currently. So this is my P naught. Quoted currently, this is my P naught. The company pays a dividend. Pays a dividend. अभी बताया था, pays हो तो D naught, paid हो तो D1. कितने का? 2 रुपये का पे किया है डिविडेंड. And investors market expect a growth rate of 6% per share. So this is my growth rate. So D naught is given, P naught is given, growth is given. और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. कौन सा अप्रोच लगाओगे? हम कहते हैं सर ग्रोथ मॉडल लगाना होगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के मेथड्स हमने सीखे थे. ग्रोथ मॉडल लगाना होगा हमें बिकॉज 6% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. ग्रोथ मॉडल अगर लाते हैं तो के ई इज इक्वल टू D1 अपन P नॉट प्लस G. नाउ G इज गिवन, दैट इज 6%. P naught is given, that is 25 rupees. D1 we have to calculate. D naught is given. D0 given है मेरा, वो कितने का है? 2 रुपये का है. So we have to calculate D1 and we know that D1 is equal to D naught 1 plus G. यहाँ से D1 निकलेगा और D1 के वैल्यू को हम डालेंगे और हमारा K निकल आएगा. तो पहला पार्ट तो ये हो गया. सेकेंड में कह रहे हैं द कंपनी इशूज 10% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100. 10 रुपये का रेट है, इंटरेस्ट रेट है 100 रुपये का फेस वैल्यू है एंड रियलाइजेज ₹96 पर डिबेंचर. देखो 100 रुपये का फेस वैल्यू है लेकिन 96 रियलाइज हुआ है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा हुआ होगा कि 4 रुपये का मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ होगा. 100 रुपये का फेस वैल्यू था लेकिन हमने रियलाइज 96 ही किया है, तो 96 मेरा नेट प्रोसीड है. वाइल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स. 12 साल के बाद रिडीम होना है, तो यानी कि लाइफ ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 12 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 12%. यानी कि 100 रुपये के प्रीमियम किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पे. 100 रुपये का मेरा डिबेंचर है और उस पर 12% का मेरा प्रीमियम है, यानी कि इसका जो रिडिम्पशन वैल्यू होगा वो 112 रुपये का होगा. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM. पीवी मेथड YTM से हमारे को क्या कह रहा है कि आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करो टैक्स रेट को 50% एज्यूम करते हुए. सिंपल है. तो पहले पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट पे. कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. What we can say, KE is equal to D1 upon P naught plus G. Now in this particular question, D naught is given. So D naught into 1 plus G divided by P naught plus G. फॉर्मूला को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, is equal to D naught is given ₹2 and the growth rate is 6%. So 0.06 divided by P naught is given ₹25 plus G is 0.06. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.06 मल्टीप्लाइड टू 2.12. 2.12 डिवाइडेड बाई 25, ये आ रहा है 0.0848. तो 0.0848 प्लस 0.06, तो KE इज इक्वल टू प्लस 0.06. दिस गोज टू 0.1448 is equal to 14.48% is my KE. So this is the first question. Calculate the cost of equity. ग्रोथ मॉडल क्यों लगाया? क्योंकि इसमें 6% का ग्रोथ था. प्रीवियस वाले में हमने डिविडेंड प्राइस ले लिया था D1 अपन P नॉट. ये मेथड हमने क्यों यूज किया था D1 अपन P नॉट का? तो ये हमने इसलिए यूज किया था कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं था. इसमें क्या कह रहा था कि द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट. इसी लेवल पे रहेगा डिविडेंड. डिविडेंड कांस्टेंट था वहाँ, और जब डिविडेंड कांस्टेंट होता है तो हम डिविडेंड प्राइस अप्रोच लेते हैं. जब डिविडेंड कांस्टेंट होता है तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच लेते हैं. जब अर्निंग कांस्टेंट होता है तो अर्निंग प्राइस अप्रोच लेते हैं. और जब ग्रोथ रेट होता है तो फिर हम ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं. याद होगा आपको, देयर आर डिफरेंट वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब चूंकि इसमें डिविडेंड कांस्टेंट था तो हमने डिविडेंड प्राइस अप्रोच लिया, जिसमें KE इज इक्वल टू D1 अपन P नॉट हो जाता है. तो हमने क्या किया, D1 अपन P नॉट से कैलकुलेट कर दिया.
बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज ग्रोथ, 6% का ग्रोथ है, तो हम ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। ग्रोथ मॉडल क्या होता है? D1 अपन P नॉट प्लस जी। तो वी गॉट आर के 14.48%। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। नाउ अब मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊं, YTM को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, YTM मेथड का PV मेथड को हम कैसे यूज करते थे। तो हमने कहा था, जो हमारा कॉन्सेप्ट नोट में यहाँ डाल रहा हूँ, हमने कहा था 3 स्टेप हम यूज करते हैं YTM में, 3 स्टेप में हम YTM यूज करते हैं। कैसे किया? सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई कैश फ्लो। कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करने के बाद वी कैलकुलेट एनपीवी। एनपीवी को हम क्या करते हैं? 2 डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। वी टेक 2 डिस्काउंटिंग रेट्स एंड कैलकुलेट एनपीवी। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है? वी हैव टू कैलकुलेट IRR। इंटरपोलेशन को यूज किया और IRR को कैलकुलेट कर दिया। तो ये 3 स्टेप में हम यूज करते हैं एज फार एज YTM और द PV मेथड इज कंसर्न। तो अब इसका कैलकुलेशन हमारे को क्या करना है? YTM मेथड से करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कराऊं, आपको ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा आपका आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। अब अगर कैश फ्लो की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो की बात करें हम, तो जरा गौर करो, 12 साल का ये आपका डिबेंचर है, 12 साल का डिबेंचर है, 0 ईयर पे इशू हुआ। जब ये इशू हुआ तो 100 रुपये इसका फेस वैल्यू था, लेकिन रियलाइज्ड वैल्यू 96 ही रहा है। यानी कि जो मेरा नेट प्रोसीड है 0 ईयर में, दैट इज ऑफ ₹96 ओनली। यहां हम 100 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। फिर 1 से लेके 12 साल तक इंटरेस्ट पे होता रहा। अब जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, एंड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस क्या होता है? I1 माइनस टी। तो I1 माइनस टी 10% डिबेंचर है, यानी कि, और 10% डिबेंचर है और 50% का क्या है? टैक्स रेट है। तो 10% डिबेंचर है, सो 1 माइनस 0.50 इज इक्वल टू ₹5। 5 रुपये का फ्लो है इंटरेस्ट का 12 साल तक, और फिर 12वें साल में ये रिडीम हो रहा है। तो जो रिडीम्शन वैल्यू है 12% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। 12% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 100 का 12%, तो इट गोज टू 112। 112 रुपये क्या है मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है, जो 12th ईयर का हमारा कैश फ्लो है। तो दीज आर द कैश फ्लो व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड हियर। हमारा स्टेप 1 हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी। अब हमें क्या करना होगा? एनपीवी को कैलकुलेट करना होगा। तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 2। कहाँ चलेंगे? स्टेप नंबर 2 क्या बोलोगे? कैलकुलेट एनपीवी बाय टेकिंग 2 डिस्काउंटिंग रेट्स। बाय टेकिंग 2 डिस्काउंटिंग रेट्स। 2 डिस्काउंटिंग रेट लेके आपको क्या करना है? आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है। 5% एंड 10% ले लो। 5% और 10% पे हमने क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो क्या आ गया? सबसे पहले आ गया 0, सॉरी ईयर। ईयर के बाद कैश फ्लो, उसके बाद ले लेते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। किस रेट पे? 5% पे, उसका पीवी। और फिर ले लिया डिस्काउंटिंग फैक्टर किस रेट पे? 10% पे, उसका पीवी। नाउ इन दिस वे आवर स्टेटमेंट इज रेडी। अब हमारे को एनपीवी कैलकुलेट करना है। देखो 0 ईयर में 96 का कैश फ्लो है, 1 to 12 ईयर में मेरा 5 रुपये का कैश फ्लो है, एंड 12th ईयर में मेरा 112 रुपये का कैश फ्लो है। यही हमारा कैश फ्लो है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। 5% पे अब हमें क्या करना होगा? देखो 0 ईयर में तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रह गया? 1 रह गया। तो यानी कि 96 का फ्लो हमारे को यहाँ पीवी मिला। ठीक है, अब ये 5 रुपये का 1 से 12 साल तक हमारा 5 रुपये का एन्युटी का फ्लो है। तो हमें क्या करना होगा? 5% का 12 साल के लिए
क्युमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होगा। क्युमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब हो गया कि पहले साल का, दूसरे साल का, अप टू 12th ईयर का टोटल, हमें टोटल ऐड करके जो टोटल आएगा दैट विल बी द क्युमुलेटिव। और डायरेक्ट हम क्युमुलेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से 12 साल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। 1 से 12 साल का कॉलम, क्योंकि अमाउंट क्या है, सेम है, तो 1 से 12 साल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने क्युमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमारे को सेम वैल्यू आ जाएगा। तो 5 है। अब 5% का क्युमुलेटिव आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू, प्रेस किया, वी गेट द फर्स्ट ईयर फैक्टर, इसको मेमोरी में डाल दो, इक्वल टू प्रेस किया, सेकेंड ईयर का मिला, एम प्लस कर दो, ऐड हो गया। थर्ड ईयर का मिला, एम प्लस करो, फोर्थ का एम प्लस, फिफ्थ एम प्लस, सिक्स एम प्लस, सेवन्थ एम प्लस, 8 एम प्लस, 9th एम प्लस, 10th एम प्लस, 11 एम प्लस, 12th एम प्लस। हो गया। अब क्या करना है? मेमोरी रिकॉल कर देना है। जब आप मेमोरी रिकॉल करोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू। ये कितना था मेरा? 5% का था, सो इट गोज टू 8.863। 8.863 ये आ गया मेरा कितना परसेंट पे? 5% पे। 8.863 को 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.863 मल्टीप्लाइड टू 5, नाउ दिस गोज टू 44.315। अब 112, अब ये 12वें साल का फैक्टर लेना होगा। 1.05 इज इक्वल टू, फर्स्ट हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, फोर्थ, फिफ्थ के बाद 7, 8 है ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दिस गोज टू 0.5568, तो 0.557 कर दो। 0.557 मल्टीप्लाइड टू 112, ये आ रहा आपका 62.384। तो यहाँ मेरा एनपीवी क्या आएगा? 44.315 प्लस 62.384। Now this goes to 106.699, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 96 माइनस किया तो ये मिला 10.699, यानी कि 10.7 पॉजिटिव एनपीवी। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव एनपीवी। 10% पे ये हमारे को क्या मिलने वाला है? नेगेटिव मिलने वाला है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर पे 1 रह गया, 96 का फ्लो आपका यहाँ आ गया। अब 10% पे कुमुलेटिव निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, now this goes to 6.184, 6.184, 6.184, sorry, 6.814, 6.814, राइट। लाइकवाइज अगर हम 12th ईयर का निकालेंगे, 12th ईयर का देख लो 10% पे, पॉइंट 0.3186, तो 0.319 कर दो। 0.319 मल्टीप्लाइड टू 0.319 मल्टीप्लाइड टू 112, ये आ रहा है आपका 35.728 एंड 6.814 मल्टीप्लाइड टू 5, ये आ रहा है आपका 34.07। तो 34.07 प्लस 35.728 आ गया नेगेटिव, माइनस 26.2 नेगेटिव। तो 1 एनपीवी इज पॉजिटिव, 1 एनपीवी इज नेगेटिव। अब आपको याद होगा इंटरपोलेशन करते हैं, एनपीवी को कितने पे लाना होता है? 0 पे लाना होता है। आपको डेफिनेटली प्रोसेस याद होगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। क्या करना है? इंटरपोलेशन करना है। तो कैलकुलेट आईआरआर, क्या बोलोगे? थर्ड में क्या कर लेना है? कैलकुलेट आईआरआर। आईआरआर इज इक्वल टू क्या था? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, हायर माइनस लो। यही होता है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो मेरा लो रेट कितने का है? 5% का, 0.05 प्लस 10.7 का मेरा लो रेट का एनपीवी है, डिवाइडेड बाय 10.7 माइनस 26.2, मल्टीप्लाई किया 0.10 माइनस 0.05,
ना ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 10.7 प्लस 26.2 36.9 आ रहा है, तो 10.7 डिवाइडेड बाय 36.9, ये आ रहा है 0.2899, 0.05 प्लस 0.2899 मल्टीप्लाइड टू 0.05, 0.2899 मल्टीप्लाइड टू 0.05 प्लस 0.05, तो ये आ रहा है आपका बालक 0.06449 है ना, 449, तो एज इज इट्स इक्वल टू 0.0645 इज इक्वल टू 6.45%, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होगा एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन व्हेन इट कम्स टू व्हाट YTM। ये इंटरपोलेशन मैंने आपको समझाया था, किसी को अगर दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा या कॉल कर लेना। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका डेरिवेशन मैंने आपको समझाया था, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 26। दो चीज़ें कैलकुलेट करने को कही थी उन्होंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ग्रोथ मॉडल लगाया, एंड YTM की मदद से हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना था। 3 स्टेप में ये कैलकुलेशन होता है, वी डिड इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, जरा इसको गौर से देखो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन सेज there is some Masco Limited wishes to raise additional capital of rupees 10 lakhs। 10 लाख का कैपिटल ये रेज करना चाह रहा है, एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल फाइनेंस रेज करना चाह रहा है, कितने का? 10 लाख का, ठीक है। फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो 2,10,000 उसके पास रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी है, जिसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, एंड वी नो दैट द रिटेन्ड अर्निंग इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इक्विटी कैपिटल। फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। नाउ डेट इक्विटी मिक्स आपका दे रखा है 3:7। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैं 10 लाख रेज करने के लिए हमें कह रहा है, मास्को लिमिटेड के लिए जो हम 10 लाख रुपीज रेज करने की बात कर रहे हैं, ये 10 लाख रुपए जो है डेट इक्विटी में 3:7 के रेशियो में रेज होगा। इसका मतलब हुआ कि 10 लाख का 3/10 डेट होगा एंड 10 लाख का 7/10 इक्विटी होगा। तो इट सिंपली मीन्स कि 3 लाख का मेरा डेट रेज करेंगे एंड 7 लाख का हम इक्विटी रेज करेंगे। ओके, अब मजेदार बात यह है कि 7 लाख जो हम इक्विटी से रेज करेंगे, उसमें से हमारे पास 2,10,000 रुपया ऑलरेडी है इन फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अगर 2,10,000 मेरे पास है, इसका मतलब 4,90,000 जो है ये हमें इक्विटी से रेज करना होगा, और 2,10,000 रुपये जो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग है दैट विल बी इन्वेस्टेड। तो ये टोटल मेरा हो जाता है 7 लाख। ये टोटल मेरा हो जाता है कितना? 7 लाख। अब कॉस्ट ऑफ डेट में क्या कह रहे हैं ये, कि अगर 1,80,000 तक का आपने रेज किया तो आपको 10% का इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स, और हम जानते हैं कि कॉस्ट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स अगर 10% है तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? 10 1 माइनस टी। और अगर 1,80,000 से ऊपर रेज किया तो 16% का आपको इधर आ रहा है, तो ये हो गया 16 1 माइनस टी। अब क्या है कि जाहिर सी बात है ये दोनों तरह का डेट हमारे पास होगा, क्योंकि टोटल डेट मेरे को 3 लाख रेज करना है। तो 1,80,000 में 10% पे रेज करूंगा, 1,80,000 मेरा 10% पे रेज होगा, और बाकी बचा 1,20,000 रुपये 16% पे रेज होगा। फिर दिया है अर्निंग पर शेयर, EPS, 4 रुपये का EPS है, और डिविडेंड पे आउट इज द 50% ऑफ अर्निंग्स। इसका मतलब 2 रुपये का डिविडेंड पे आउट है, क्योंकि 4 रुपये का मेरा अर्निंग है, और डिविडेंड पे आउट अर्निंग का 50% है, इसका मतलब 2 रुपये का मेरा डिविडेंड पे आउट हो गया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज 10%। So this is my growth rate given. G is 10%. Current market price per share is ₹44, and the tax rate is 50%. So this current market price per share is 44. So this is my P0. ये मेरा क्या हो गया? P0 हो गया। देखो क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं ये कि डिटरमिन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। ये जो 10 लाख का मैंने एडिशनल फाइनेंस रेज करना है, इसका पैटर्न क्या होगा?
पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, दो तरह का डेट आ रहा है, उसका एवरेज निकालने को कह रहे हैं. डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ दिस बोथ आर गोइंग टू बी सेम, तो के ई निकाल दें, के ई आर द सेम थिंग, एंड कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस. तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस वेटेड एवरेज निकालना है हमें, तो WACC वी हैव टू फाइंड आउट. These are the things you have to solve, right? सबसे पहला देखो जरा, हमसे क्या कह रहा है, डिटरमिन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. तो आप क्या कहते हो कि पैटर्न अगर हम देखें, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, एडिशनल फाइनेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. बताओ रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस क्या है मेरा, कितने का एडिशनल फाइनेंस चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है. तो आप कहते हैं रिक्वायरमेंट इज ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख की हमारे को रिक्वायरमेंट है. और जो डेट इक्विटी मिक्स है, डेट इक्विटी मिक्स इज 3:7. सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेट इज गोइंग टू बी 10 लाख का 3/10 is equal to ₹3 lakhs, and equity is going to be 10 lakhs का 7/10 is equal to ₹7 lakhs. तो 7 लाख का इक्विटी और 3 लाख का क्या, डेट. तो पैटर्न ऑफ फाइनेंस अगर हम देखें तो कैसा होगा, वी हैव सोर्सेस एंड वी हैव अमाउंट. देखो कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर इसका बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्विटी को शो किया. अब इक्विटी कितना है मेरे पास, 3 लाख रुपए, 3 लाख है ना. कितने का इक्विटी से हमें रेज करना होगा, 3 लाख से हमें इक्विटी का रेज करना होगा ना. लेकिन हम जानते हैं कि 7 लाख से, इक्विटी कितने से, 7 लाख से. अब 7 लाख से रेज करना होगा, लेकिन वी हैव सम रिटेन्ड अर्निंग्स एज वेल. तो 7 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग, तो 7 लाख माइनस 21, तो ये हो गया था हमारा 4,90,000. ये हम रेज करेंगे इक्विटी से. और फिर आता है हमारे पास हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स, जो अवेलेबल फंड है हमारे पास, वो है 2,10,000 का, 2,10,000 का. ये मेरे पास अवेलेबल फंड था. अब डेट मेरे पास दो तरह के हैं, 10% एंड 16%. तो जो 10% डेट है, 10% डेट हम उठाएंगे 1,80,000 का, है ना, 1,80,000 का. और 16% था ना, सेकेंड डेट कितने का है, 16% डेट है. 16% डेट हमारा आएगा 1,20,000 का. टोटल डेट कितना हो गया, 3 लाख हो गया. टोटल डेट कितना हो गया, 3 लाख हो गया. नाउ दिस इज माय टोटल कैपिटल, दिस इज माय टोटल कैपिटल. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख. ये टोटल ऐड करके कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए. 4,90,000, 2,10,000, 7 लाख हो गया. 1,80,000, 1,20,000, 3 लाख हो गया. तो टोटल गोज टू 10 lakhs. So this is my pattern of raising additional finance. A part is done. ये वाला डन. B पे चलो. अब कह रहे determine the post tax average cost of additional debt. Now there are two debts. One is 10%, one is 16%. इसका एवरेज निकालने को हमें कह रहा है. इन दोनों डेट का हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करके देना है. तो पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, ये हमारा हो जाएगा बी पार्ट. तो बी में चलते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. अब इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ 10% डेट क्या होगा. आप बोलोगे सर यहां आपका कॉस्ट हो जाएगा I1 माइनस टी. पोस्ट टैक्स प्री टैक्स है, ये 10% लिखा हुआ है, बिफोर टैक्स है. और
मेरा जो टैक्स रेट है दैट इज ऑफ 50%. So this will be like 10, 1 minus 0.50 is equal to 5% is equal to 0.05. ये कॉस्ट आएगा. एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ 16% डेट, 16% डेट का पोस्ट टैक्स कॉस्ट मेरा क्या होगा, आई 1 माइनस टी इज इक्वल टू 16 1 माइनस 0.50. ठीक है, 16 1 माइनस 0.50, तो ये कितने का आ गया, 0.08. 0.08. So this is my post tax cost of what, 16% debt. अब जरा सोचो हमें क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, पोस्ट टैक्स है ये. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर अब तो सिंपल है, 1,80,000 का मेरा कॉस्ट है 0.05 का, प्लस 1,20,000 पे मेरा कॉस्ट है 0.08 का, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, टोटल डेट मेरा 3 लाख का है. तो मैंने क्या किया, टोटल डेट से डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा. तो 1,80,000 मल्टीप्लाई टू 0.05 करो, दिस गोज टू 9,000 प्लस 1,20,000 multiplied to 0.08. So this is your 9,600 divided by 3 lakhs plus 9,000, 18,600 divided by, we are at 0.062 is equal to 6.2%. So this is our average cost of additional debt. So average cost of additional debt क्या आ गया मेरा, average cost of additional debt is 6.2%. तो ये बी पार्ट हो गया, सिंपल है. हमने क्या किया, 1,80,000 का कॉस्ट देखा प्लस 1,20,000 का कॉस्ट देखा एंड डिवाइड कर दिया कितने से, 3 लाख से, टोटल डेट से. वी गेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, और एवरेज कॉस्ट मेरा कितना आ गया, 6.2% आ गया. कितना आ गया, 6.2% आ गया. तो ये हमारा बी पार्ट हो गया. नाउ कम टू द थर्ड वन, द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो हमें देना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसके लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, वी आर डन विद द डेट. अब चले आओ, डिविडेंड पे आउट जो है मेरा वो 2 रुपये का है, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, एंड करंट मार्केट प्राइस दैट इज पी नॉट इज 44 रुपीज. अब ये डिविडेंड पे आउट जो है ये क्या है मेरा, तो आप बोलोगे सर ये आपका डी नॉट है. हम चलते हैं थर्ड पे, ABC. तो डिविडेंड पे आउट क्या क्या गिवन है देखो, पहले तो लिख दें डिटर्मिनेशन ऑफ KE और KR, बोथ आर गोइंग टू बी सेम इन दिस केस. क्या गिवन है मेरे पास, डिविडेंड पे आउट जो है, dividend payout is equal to 50% of earnings is equal to 50% of rupees 4 is equal to rupees 2. Growth rate, that is our G, is 10%, and current market price, that is our P naught, is equal to rupees 44. तो ग्रोथ मॉडल लगाएंगे, KE is equal to D1 अपन P naught plus G, KE और KR. ठीक है, D1 अपन P naught plus G. तो D1 तो नहीं है मेरे पास, डिविडेंड पे आउट 50% है, तो दिस इज माई D naught, दिस इज माई D naught, एंड वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द D1. तो D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, D1 इज इक्वल टू D naught 1 प्लस G. अब D1 इज इक्वल टू D naught मेरा 2 रुपये का है, 1 प्लस 0.10, 10% का ग्रोथ रेट है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.10, इसका मतलब 2.20 का मेरा क्या बन गया, D1. सो KE इज इक्वल टू 2.20 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 0.10. देखो कितना आ रहा है, 2.20 डिवाइडेड बाय 44, दिस गिव्स यू 0.05 प्लस 0.10, 15 हो गया.
0.15, तो के और के आर इज इक्वल टू 15%। के और के आर कितना हो जाता है मेरा? 15% हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर के और के आर, सिंपल ग्रोथ मॉडल लगा और आपका आंसर निकल के आ गया। लास्ट में क्या कह रहा है? कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। तो एडिशनल फाइनेंस हमने 3:7 में लिया है। 3 लाख का मेरा डेट है, 7 लाख का मेरा इक्विटी है। अब 3 लाख का डेट मेरा दो कंपोनेंट में था, 1,80,000 में और 1,20,000 में, लेकिन हमने इसका एवरेज कॉस्ट निकाल रखा है 6.2% का। तो अगर मैंने एवरेज कॉस्ट निकाला है तो ये एवरेज कॉस्ट किसका है? 3 लाख का है, दोनों रेट का एवरेज निकला है। तो अगर अब मैं WACC कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास दो कैपिटल है, एक इक्विटी है और एक मेरे पास क्या है? डेट है। तो इक्विटी पे एप्लीकेबल कॉस्ट मेरा क्या होगा? 15% का, एंड डेट पे एप्लीकेबल कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा? 6.2% का, पूरे के पूरे 3 लाख पे, है ना। अलग अलग करने की हमारे को जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी से हियर, चलते हैं लास्ट पार्ट पे, डिटर्मिनेशन ऑफ WACC। we have the source, then we have the amount के बाद क्या ले लेते हैं? स्पेसिफिक वेट ले लेते हैं, वेट के बाद स्पेसिफिक कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके वी गेट द WACC। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द WACC। okay, now what sources we have? The first source is of equity and we have borrowed from equity rupees 7 lakhs. Second is the debt, and through debt we have borrowed 3 lakhs. So through equity we have raised 7 lakh and through debt we have borrowed 3 lakhs. So total capital we have is 10 lakhs. So weight, how we calculate weight? Specific capital, matlab 7 lakhs divided by 10 lakhs. कितना आ गया? 0.7। 0.7 ये हो गया 0.3, दोनों मिला के हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब जहां तक कॉस्ट का सवाल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट किया है 0.15 और ये हो जाएगा 0.06, 0.062। तो व्हाट इज द WACC नाउ? 0.15 मल्टीप्लाइड टू 0.7, दिस गोज टू 0.105, 0.062 multiplied to 0.3, this goes to 0.0186 plus 0.105, this goes to 0.1236. So WACC is equal to 0.1236 is equal to 12.36%. This is our answer. So we are done with the question. इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी ट्रिकी था तो वो क्या था? वो था एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ डेट जो हमें कैलकुलेट करना था। दैट वाज ओनली द ट्रिकी पार्ट। अदरवाइज जो हमने ग्रोथ वाला मॉडल यूज किया है, डिविडेंड ग्रोथ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो इसमें कुछ नया नहीं था। देयर वाज नथिंग न्यू हियर, न्यू वाज हियर, दिस वाज न्यू। और हल्के में मत लेना, आप बोलोगे, आप मुस्कुरा रहे हैं सर कैसी बातें कर रहे हो, इसमें क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है ना सर, तो इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग यही अटकता है दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में। क्लासरूम में भले ही आपको कुछ ना लगे, और क्लासरूम में जो कुछ नहीं लगता है ना, वही एग्जाम में परेशान करता है। और जो डिविडेंड कह रहा है ना, एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड पे आउट है, इसको, इसमें खैर आप गलती नहीं करोगे, ये डी नॉट है। पे आउट की बात कर रहा है तो ये डी नॉट है, पेड की बात तो नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात तो नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? डिविडेंड पे आउट, इसका मतलब ये डी नॉट है। ये वाला मजेदार पार्ट था इसमें, है ना। इस पे ध्यान रखना था हमें, इसी पे आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से होता है एग्जामिनेशन में, कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जहां आप गलतियां करो, है ना। तो दे विल वेट फॉर इट एंड दे पुट थिंग्स, वो इसीलिए डालते हैं कुछ नया, ताकि बच्चा क्या करे? गलती करे, तभी तो मार्क्स कट करेंगे ना। मार्क्स देने के लिए एग्जाम थोड़ी लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है मार्क्स कट करने के लिए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, है ना। क्या कह रहा है ये? डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू वेट। दोनों वेट से आपको WACC बताना है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ओके, what information is given? Now see, equity share is of rupees 1,20 lakhs, retained earning is of 30 lakhs, book value है। प्रेफरेंस शेयर 36 lakhs का, डिबेंचर आपका 9 लाख का है। So this is the book value. Then there is the market value, 2 crores का मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का। Now we know that
कि रिटेन्ड अर्निंग का कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता, तो वी हैव टू अपॉर्शन इट टू द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में अगर मैं इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग को देखूं तो दिस इज इन द रेशियो ऑफ 4:1। 30 lakhs का मेरा रिटेन्ड अर्निंग है, 1 crore 20 lakhs का मेरा इक्विटी शेयर है, तो दिस गोज लाइक 4:1। Now if it is in the ratio of 4:1 in the book value, so certainly it will be in the ratio of what, 4:1 in the market value as well। अब मार्केट वैल्यू का जो मेरा इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है, इन दिस वी हैव द इफेक्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एज वेल। तो 2 लाख को, सॉरी 2 crores को वी विल अपॉर्शन लाइक दिस 4:1, and this one part of this is going to be what, retained earning, that we know। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 36 lakhs का, इधर 33,75,000 का, डिबेंचर 9 का, इधर 10,40,000 का। नाउ देयर आर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन। अब देखो सबके कैलकुलेशन का आपको दिया होगा, how we can calculate the cost। Equity shares are quoted at 130 per share and a new issue priced at 125 per share will be fully subscribed and the flotation cost will be ₹5 per share। So the new issue है, that is 125 is priced and ₹5 is the flotation cost। तो अगर मैं इक्विटी शेयर से फंड रेज कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में जो मेरा नेट प्रोसीड आ रहा है, that is 125 minus 5 is equal to 120 rupees का net proceed we are getting। So 125 is the issue price and ₹5 is the flotation cost, and we know that this will be like P0 minus F is equal to 120। Dividend during the previous 5 years, dividends have steadily increased from 10.60 to 14.19। So here 14.19 is my D0 and 10.60 is my DN, and DN here stands for dividend n years ago, n years earlier। तो 10 n years earlier यानी कि यहाँ n का वैल्यू क्या है, 5 है, तो my D5 is basically 10.60 and D0 is 14.19। so n year ago it was 10.60 and D0 is 14.19, right? Dividend at the end of the current year is expected to be ₹15 per share। Dividend at the end of the current year is expected to be ₹15 per share, so this is my D1। So D1 is given, D0 is given, DN is given। तो ये यहाँ से we can calculate what, G। So we can calculate the growth rate, average method है ये, where we know that it goes like this, DN is equal to D0 1 plus G to the power n। So it will go like this। So dn is d0 is dn 1 plus g power n। So d0 here is 14.19 and d1 here is dn here is 10.60 1 plus g to the power 5, और यहां से मेरा निकल के आएगा ग्रोथ रेट। तो इस जो सेकेंड पॉइंट है आपका, ये बेसिकली ये आपको ग्रोथ रेट दे देगा। d1 आपके पास है तो d1 अपन p0 प्लस g, जैसे ही ग्रोथ रेट निकला मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। प्रेफरेंस शेयर कह रहा है 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। प्रीमियम पे जा रहा है ये, तो 105 रुपए का प्रोसीड हमारे को मिल रहा है इन द केस ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर विद 15%। डिबेंचर जो है, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑफ द डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। नाउ सी 15% डिबेंचर द कंपनी इज ऑफरिंग, बट तो सेम क्लास का जो डिबेंचर है, सेम रिस्क क्लास का जो डिबेंचर है, उस पर 16% का रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर को आपको यू विल हैव टू इशू ऑन डिस्काउंट। डिबेंचर किस पे इशू करना होगा, आपको डिस्काउंट पे इशू करना होगा। 15% पे कोई लेगा ही नहीं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग व्हाट 16% ऑफ सिमिलर रिस्क क्लास डिबेंचर। उसको कितने का मिल रहा है, 16% का। तो दे विल बी आस्किंग फॉर 16%, यू आर ऑफरिंग 15%, सो यू विल हैव टू गिव डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट पे देना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ 2% का है। कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, इग्नोर डिविडेंड टैक्स, फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। एंड this with these additional information, what we have to do is we have to calculate the cost of capital using both book value and the market value। तो ये आपका बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन है। तो पहले पॉइंट से ही हम स्टार्ट करते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहीं से हमारे को सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन आते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, determination of K, determination of cost of equity।
Now what things are given here? We say that D naught is given 14.19, D n years ago is given, that is 10.60, D1 is given 15 रुपीज का हमारा D1 है, 15 रुपीज का हमारा D1 है, ठीक है. P naught is given 125, फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन 5. ग्रोथ मॉडल अगर हम लगाते हैं के पे, तो के इज इक्वल टू D1 अपन P naught plus G. Now here we have to calculate the G, or we can say that it will be like D1 upon P naught minus F plus G. अब क्या क्या मेरे पास है? We have the P naught, we have the flotation cost, we have the D1. What we have to calculate is the G. G को हमें calculate करना होगा. तो हम कहते हैं यहाँ calculation of G, calculation of growth rate. G, dividend growth rate हमारा क्या है? तो फॉर दैट पर्पस हम क्या बोलेंगे? यूज एवरेज मेथड. और एवरेज मेथड में हमने सीखा था डी नॉट इज इक्वल टू डी एन 1 प्लस जी टू द पावर एन. तो हियर इट इज गोइंग टू लाइक 141.19 इज इक्वल टू 10.60 1 प्लस जी टू द पावर 5. 1 प्लस जी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 14.19 डिवाइडेड बाई 10.60. करेक्ट? ऐसा हो जाएगा 1 प्लस जी, तो ये हो जाएगा 14.19 डिवाइडेड बाई 10.60 पावर 1/5. रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट देंगे सीधा. और g इज इक्वल टू 14.19 माइनस 14.19 डिवाइडेड बाई 10.60. now this goes to 1.338 1.3386. तो 9 कर दो उसको, 1.339, राइट. 1/5 माइनस 1 प्लस जी था, इस 1 को इस तरफ ले गए, -1 हुआ. ना 1.339 1/5, तो ये डर्टी पावर है. 1/5 इज अ डर्टी पावर, राइट. एंड यू नो हाउ टू सॉल्व द डर्टी पावर. इसको अगर हम सॉल्व करें, व्हाट वी गेट? 1.339 12 टाइम्स क्या करना है? रूट करना है. -1 multiplied to 1 divided by 5 plus 1 12 times into equal to, so this is like 1.060 minus 1, तो ये हो जाएगा 0.060. तो g इज इक्वल टू 6%, है ना. g कितना आ गया हमारा? 6% आ गया. तो वी गॉट द g. वंस वी हैव द ग्रोथ रेट, द g वी अवेलेबल विद अस. तो इसका वैल्यू इधर डालने का है हमारे को. d1 कितना है? 15 डिवाइडेड बाई 125 पी नॉट, 5 रुपये का फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस g 0.06 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 120. 15 divided by 120, that goes to 0.125 plus 0.06 is equal to 0.185. So KE is equal to 18.5% is equal to 0.185. ये हमारा क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया. तो सबसे पहला फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है, ये हमारे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करवा दे रहा है. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब आते हैं डिबेंचर पे. देखो हमारे पास 9 लाख का बुक वैल्यू है, 10,40,000 का हमारे पास क्या है? मार्केट वैल्यू है डिबेंचर का. द कंपनी प्रपोज टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर है ये, बट द यील्ड ऑन द डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड क्लास रेट इज 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%. तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. तो चलते हैं सेकंड पे, वर्किंग नोट में ही है अभी हम. सेकंड पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 15% डिबेंचर. हियर द डिबेंचर ऑफ सिमिलर
risk class is of 16%, so it will be issued on discount. Issued on discount. आपको इसको डिस्काउंट पे इशू करना होगा क्योंकि 16% का रेट मिल रहा है अगर मार्केट से, तो आपको इसको क्या करना होगा, डिस्काउंट पे इशू करना होगा. दैट इज वन थिंग. ठीक है, आगे बढ़ो. तो कैसे कर सकते हो अब यहाँ आप जरा सोचो. 15% डिबेंचर है और हम क्या कह रहे हैं कि जो अदर रिस्क क्लास पे 16% का हमारे को रिटर्न मिल रहा है. तो इस इन दिस केस क्या बोल देंगे हम, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर. कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर विल बी बेसिकली लाइक दिस, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, द केडी. नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर, 15 रुपये का इंटरेस्ट है एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वी हैव टू टेक इज 0.16, 16% हमें लेना होगा. तो इस कंडीशन में मेरा मार्केट प्राइस कितना जा रहा है, देखो 15 डिवाइडेड बाय 0.16, तो दिस गोज टू 93.75. दिस इज माई नेट प्रोसीड. तो डिस्काउंट पे देना पड़ा मेरे को. तो 100 रुपीज़ अगर फेस वैल्यू है मेरे पास, तो हमने क्या कहा, फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू क्या एज्यूम कर लेंगे, 100 रुपीज़ एज्यूम कर लेंगे. 100 रुपीज़ अगर मेरा फेस वैल्यू है तो 93.75 पे हम इशू करेंगे. तो 100 रुपीज़ इज फेस वैल्यू, 93.75 पे हम इशू करेंगे. ठीक है, तो ये मेरा नेट प्रोसीड होगा. 93.75 क्या हो जाएगा, मेरा नेट प्रोसीड होगा. फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है द डिबेंचर, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन द डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%, रोटेशन कॉस्ट इज 2%. नाउ 100 का फेस वैल्यू अगर हम एज्यूम करते हैं तो 100 का मेरा क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया. तो हम कह रहे हैं कि 100 रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट पे इशू करना होगा और 16% के रेट के अफेक्ट में आपको देखना होगा. तो हमारा वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू या वैल्यू ऑफ डेट अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अपन केडी, इंटरेस्ट अपन रेट. तो अगर इंटरेस्ट अपन रेट होगा, या इसी को ऐसे देखते हो ना आप, केडी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट अपन व्हाट, वैल्यू. राइट, सेम इक्वेशन है. तो मेरा इंटरेस्ट कितने का था, 15 रुपये का 100 रुपये पे, और लेकिन मेरा जो केडी है, द केडी इज 0.16, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो दैट चेंजेस टू 93.75. तो दिस इज माई मार्केट वैल्यू बेसिकली. सो आई एम इशूइंग ऑन डिस्काउंट, ये डिस्काउंटेड रेट है और मेरा फेस वैल्यू 100 का है. तो जरा एज्यूम करो, अगर मैं ऐसे बोलूं फेस वैल्यू कितने का हो गया मेरा, 100 रुपीज़ का, लेकिन मेरा नेट प्रोसीड कितने का है, 93.75 का है. ये डिस्काउंटेड है, हमें डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रहा है. अब ये मेरा नेट प्रोसीड है और हम जानते हैं रिडीम्शन होता है फेस वैल्यू पे. तो रिडीम्शन इज 100. रिडीम्शन वैल्यू कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा. कितने साल का, ये 12 साल का डिबेंचर है, देखो सॉरी 11 साल का, 11 साल का डिबेंचर है. इसका मतलब एन मेरा कितना हो गया, 11 हो गया. तो वी गेट एवरीथिंग. नाउ वी कैन कैलकुलेट के डी, आई 1 माइनस टी प्लस रिडीम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2. तो अगर मैंने अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाया यहाँ, तो दिस इज हाउ इट विल गो. 15 रुपये का इंटरेस्ट है, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 35%. तो टैक्स रेट मेरा कितना होगा, 35% होगा. तो 15 माइनस, अच्छा एक चीज और मिस हो रहा है, देखो इसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट भी है. फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%. फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 2%. तो ये मेरा नेट प्रोसीड नहीं होगा, ये मेरा इशू प्राइस होगा. ये मेरा क्या होगा, इशू प्राइस होगा. फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%. तो इसका मतलब मेरा नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड हो जाएगा इशू प्राइस. इशू प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे आएगा, फेस वैल्यू पे, माइनस इशू एक्सपेंस. इशू एक्सपेंस कितना है मेरा, 2% है. तो 100 का 2% इज इक्वल टू 93.75 माइनस 2. तो ये हो जाएगा 91.75. दिस इज माई नेट प्रोसीड, है ना. ये गलती हम नहीं कर सकते. दिस इज माई नेट प्रोसीड. और टैक्स रेट हमारा 30% का हमने देखा था, 35% का. तो 15 माइनस 0.35 प्लस रिडीम्शन वैल्यू इज 100 माइनस 91.75 is my net proceed divided by 11 years divided by 100 plus 91.75 divided by 2. इसको सॉल्व करें, देखो कितना आ रहा है. 15 multiplied to 0.65
ये आ रहा है 9.75 प्लस 100 माइनस 91.75, 8.75 डिवाइडेड बाय 11, ये आ रहा है 0.75, 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है आपको 95.875 इज इक्वल टू 9.75 प्लस 0.75, 10.5 divided by 95.875. This goes to 0.1095. So KD is equal to 10.95% is equal to 0.1095. ये मेरा हो गया KD. ये मेरा क्या हो गया KD. फ्लोटेशन कॉस्ट मिस नहीं करने का, कभी भी ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन को. फ्लोटेशन कॉस्ट कितने परसेंट का था? 2% का था. मेरा नेट प्रोसीड चेंज हो गया, 93 से कितना हो गया? 91 हो गया. So we got the KD as well. अब देखो अब क्या है मेरे पास? We have the retained earning. So we will have to calculate the KR and we will have to calculate the preference share. तो चलते हैं थर्ड. Calculation of cost of preference share. Calculation of KP. Cost of preference share. है ना? तो क्या बोलोगे आप? KP. हमारे पास डिविडेंड है और प्राइस है. देखो 15% प्रेफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू 100 का है, तो 15 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू ₹15 एंड रियलाइज 105 रियलाइज कर रहा है, तो ये मेरा P0 हो गया. 105 रियलाइज कर रहा है तो P0 हो गया. तो आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच याद है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच में KP क्या हो जाएगा? KP इज इक्वल टू PD अपन P0. KP इज इक्वल टू PD अपन P0. हम सिंपली क्या कहेंगे? KP इज इक्वल टू PD अपन P0, है ना? प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा 15 रुपये का है, 105 रुपये हम रियलाइज कर रहे हैं. 105 रुपये हम क्या कर रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं. तो 15 डिवाइडेड बाय 105, 15 डिवाइडेड बाय 100 बाय 5, 105, दैट गोज टू 0.1428. तो जरा देखो 0.14285 है तो 29 कर दो. तो दिस इज माई KP इज इक्वल टू 14.29%. दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ KR, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या करेंगे? हमने कहा सर सेम फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला आपका डिटर्मिनेशन ऑफ KE में लगा था. अगर हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? सेम लगेगा, D1 अपन P0 प्लस G. क्या बोलोगे? KR इज इक्वल टू D1 अपन P0 प्लस G. ठीक है. व्हाट इज आर D1? D1 कितना था? हम कहते सर वो तो गिवन है. कितने रुपए का था? 15 रुपये का. 15 रुपीज पर शेयर, 15 रुपीज पर शेयर. और P0 कितना था मेरा? 125 माइनस 5, 20. तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0 पॉइंट कितना निकला था? 06, 6% निकला था ना, 0.06. ठीक है. तो 15 डिवाइडेड बाय 120, दिस गोज टू 0.125 प्लस 0.06, ये आ रहा है 0.185 इज इक्वल टू 18.5%. आ गया KR. ठीक है. सेम होगा. कैलकुलेशन दिखा दो, ना चाहो तो मत दिखाओ, यहीं लिख दो KE और KR. तो दिस इज आर द कॉस्ट. सबका कॉस्ट निकल गया. कैपिटल हमें मालूम है, वेट निकल जाएगा. वेट निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? WACC निकल जाएगा. दोनों पे हमें कह रहा है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे. तो हम चलते हैं अब कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ WACC. डिटर्मिनेशन ऑफ WACC कंसीडरिंग बुक वैल्यू वेट्स. अब बुक वैल्यू में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा है. तो पहले बुक वैल्यू निकाल लेते हैं. सोर्स हो गया, अमाउंट हो गया, वेट हो गया, KC आ गया, WACC आ गया. ओके. नाउ सी क्या क्या है मेरे पास? इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ 20 30 36 9, 1 करोड़ 20 30 36 9. तो 1 करोड़ 20 lakhs ये था मेरा इक्विटी का. Then we have the retained earnings. Then we have the preference share capital.
देन वी हैव द डेट, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर एंड डेट। 30 लाख, 36 लाख और 9 लाख। 30 लाख, 36 lakhs एंड 9 lakhs। ठीक है, वेट देखो कितना हो गया टोटल। तो टोटल कैपिटल इज 36 + 9 + 30, 75 lakhs। तो 1 lakh, 1 करोड़ 95 lakhs, 1 करोड़ 95 lakhs आ गया। 1 करोड़ 95 lakhs, तो 120 डिवाइडेड बाय 195। पहले का वेट आया है 0.615, दूसरे का 30 डिवाइडेड बाय 195, इसका आया है 0.1538 है, तो 4 कर दो। दूसरा 36 डिवाइडेड बाय 195, ये आ रहा आपका 0.1846 है, तो 5 कर दो। ठीक है, और तीसरा आ रहा है आपका 9 lakhs डिवाइडेड बाय 140, 0.046। ठीक है, एंड यू हैव द कॉस्ट ऑफ ऑल। तो 0.185, 0.185। प्रेफरेंस शेयर का क्या आया था 0.1429, और केडी आया था 0.1095, 0.1095। ये मेरा स्पेसिफिक कॉस्ट आ गया। WACC निकाल दो। ये दोनों कॉलम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 0.615 मल्टीप्लाई टू 0.185, दिस गोज टू 0.113775। 0.185 multiply to 0.154, this goes to 0.02849. 0.1429 multiply to 0.185, this goes to 0.0264365, तो 4 कर दो। 0.046 multiplied to 0.1095, this goes to 0.005037, टोटल करो, प्लस 0.02644 प्लस 0.02849 प्लस 0.1137775, that goes to 0.1707. So WACC book value is 0.71707 is equal to 7.07%. ये आ गया बुक वैल्यू वेट पे। अब मार्केट वैल्यू वेट की जब हम बात करेंगे तो मेरे को रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू को मुझे अपोर्शन करना होगा। कैसे करना होगा, हमने कहा कि बुक वैल्यू का रेशियो है 4:1 का, तो इस 2 लाख को मेरे को 4:1 में बांटना होगा। यानी कि 4:1 अगर देखें तो 4 पार्ट इक्विटी अपन रिटेन्ड अर्निंग अगर हम देखें तो 4:1 आ रहा है। तो 2 करोड़ का 2 करोड़ का 4/5 ये मेरा होगा इक्विटी, एंड 2 करोड़ का 1/5 दिस विल बी माई रिटेन्ड अर्निंग। ये होगा मेरा मार्केट वैल्यू। बाकी प्रोसेस सेम होने जा रहा है, बाकी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस हमारे को वैल्यू को क्या कर देना है, यहां असाइन कर देना है मार्केट वैल्यू का। आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ WACC बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। आपने क्या कहा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ retained earning is equal to 4:1. So book value of market value of equity is equal to market value of equity is equal to 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ है, टू करोड़ का 4/5 इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये हो जाएगा
1 crore 60 lakhs and market value of retained earning is equal to 2 crores का 1/5 is equal to 40 lakhs. 40 lakhs का मार्केट वैल्यू आ गया मेरा रिटेन्ड अर्निंग का, एंड 1 crore 60 lakhs का मेरा मार्केट वैल्यू आ गया इक्विटी का. तो वी गॉट द मार्केट वैल्यू. नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट द WACC, राइट. तो कैसे करेंगे WACC? सोर्स ले लिया, अमाउंट ले लो, वेट ले लो, स्पेसिफिक कॉस्ट लिया, WACC ले लिया. ठीक है, ये है मार्केट वैल्यू पे. इक्विटी का मार्केट वैल्यू मेरा है 1 करोड़ 60 लाख का, 1 करोड़ 60 लाख का. रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू है मेरा 40 lakhs का. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू है मेरा, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू है 33,75,000, 33,75,000 एंड डिबेंचर का वैल्यू है 10,40,000. ओके, जगह नहीं बचा मेरे पास, बट ठीक है. टोटल कैपिटल हमारे पास आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, आप मैनेज कर लेना. 2 crore 44 lakhs 15,000. ठीक है, वेट निकालो, 3 जीरो हटाओ, तो ये हो जाएगा 16000 डिवाइडेड बाई 24415. दिस गोज टू 0.655. ये हो जाएगा 40, 3 जीरो हटाना है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 24415. This goes to 0.16383375 divided by 24415. This goes to 0.13821040 divided by 24415. This goes to 0.0426. तो 59 है तो मैंने 6 ले लिया. And you have the cost already with you. 0.185. प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना है हमारे पास? 0.1429. और डिबेंचर का कॉस्ट है मेरे पास 0.1095. 1095. Now see this. 0.185 multiplied to 0.655. This is your 0.1212. 0.185 multiplied to 0.1638. ये आ रहा है आपका बालक 0.0303. then 0.1429 multiplied to 0.1382. ये आ रहा है आपका 0.019748 है तो 5 कर दो. 0.1095 multiplied to 0.0426. This gives you 0.00466, right? So total is total है that is 0.1759. तो WACC मार्केट वैल्यू पे is equal to 0.1759 is equal to 17.59% is your answer. ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो दिस इज योर WACC बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, है ना. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28. आई विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 29. आई होप इट इज डन. लिख लिया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है.
वी आर डन हियर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. क्लियर है इसमें? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या ग्लिच था? तो हम कहते कुछ भी नहीं सर, हाँ ना, इट्स सिंपल क्वेश्चन. नो, यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट, बिकॉज this chapter is all about reaching to the weighted average cost of capital, and you expect that they will ask you to calculate the cost of each capital component. तो component का cost मिलेगा, फिर तो हम weighted average cost निकालेंगे. तो weighted average cost में तो कुछ होगा नहीं, वो तो सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का. और बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के चॉइसेस में वी कैन गेट स्टक. तो वो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ रिटेन अर्निंग को लेके है, उसी का पोर्शन हमें करना है, उसी पे हमें ध्यान रखना है. Otherwise, always expect that they will ask you to calculate the cost and then at last they will ask the WACC, है ना? तो और कुछ खास इसमें नहीं है. जी का जो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको याद होगा डर्टी फैक्टर का हमारा कैलकुलेटर ट्रिक क्या होता है, मैंने सिखाया था. दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा उसको डील कर दूंगा आपको. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं. अब देखो इसको, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखो इसको. क्या कह रहा है? कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000. जरा ध्यान देना, कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000. तो ये क्या कह रहा है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 34,50,000. ठीक है, and has employed debt which gives total interest charges of 7,50,000. interest charges given है आपका 7,50,000 का interest charges है, interest है 7,50,000 का. the firm has an existing cost of equity and cost of debt as 16% and 8% respectively. तो KE जो है वो मेरा 16% है और KD जो है वो मेरा 8% है. now see this carefully. ये बात है बिफोर अ न्यू प्रपोजल की. देखो क्योंकि क्या कह रहा है ये, द फर्म हैज अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट. अब नए प्रपोजल की बात हो रही है. ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग आपका ये डेटा आपको गिवन है. उसके बाद कह रहा है कि 75 lakhs का देयर इज अ न्यू प्रपोजल दैट रिक्वायर्स फंड ऑफ 75 lakhs. तो 75 lakhs का इन्वेस्टमेंट चाहिए नए प्रपोजल में. ओके, and is expected to bring an additional profit of 14,25,000. मेरा EBIT बढ़ रहा है, तो एडिशनल प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है इस 75 लाख के इन्वेस्टमेंट पे. 14,25,000 से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा. टू फाइनेंस द प्रपोजल फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एन एडिशनल डेट एट 8%. अब ये 75 लाख का डेट रेज हो रहा है and will not be issuing any equity shares. कोई इक्विटी इशू नहीं हो रहा है. पूरा का पूरा 75 lakhs कहाँ से रेज हो रहा है? डेट से रेज हो रहा है. और यहाँ जो डेट है दैट इज 8% डेट है. 8% का डेट रेज हो रहा है 75 lakhs का. ठीक है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है. तो कोई अगर टैक्स नहीं है मेरे पास और हमसे कह रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ कल्याणम लिमिटेड का before the new proposal and after the new proposal. Let's talk about the before new proposal. After new proposal में debt component मेरा change होगा and KE change होगा. We will get the new cost of equity. Why this is going to happen? Because हम debt raise कर रहे हैं 75 lakhs का and that will increase the risk to the shareholders. So KE will change. KE change होगा. अब new KE मेरे को calculate करना होगा. न्यू KE मेरे को कैलकुलेट करना होगा. KD इज गोइंग टू बी सेम, 8% यहाँ भी है, 8% यहाँ भी है, बट KE विल चेंज. KE क्यों चेंज होगा मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हम डेट ले उठा रहे हैं और डेट से अगर फाइनेंस कर रहे हैं प्रोजेक्ट को तो रिस्क बढ़ेगा शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ेगा. तो दैट इज गोइंग टू चेंज. बट ये होगा आफ्टर द न्यू प्रपोजल. बिफोर द न्यू प्रपोजल में हमारे पास ये 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इसी के आधार पे हमारे को कैलकुलेशन करना होगा. जरा आप सोचो क्या क्या इन्होंने आपको दे रखा है. दे हैव गिवन यू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा गिवन है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑफ 34,50,000. ठीक है, लेस अगर मैं इससे इंटरेस्ट कर दूं, इंटरेस्ट मेरे पास गिवन है 7,50,000 का, तो इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा कितना? 27 lakhs. ये जो 27 lakhs है, दिस इज माई नेट प्रॉफिट, दिस इज माई NI. यस और नो? क्योंकि कह रहे हैं कि देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स कल्चर नहीं है, तो दिस इज माई नेट प्रॉफिट. 27 lakhs का मेरा नेट प्रॉफिट है एंड वी हैव द KE. आपको याद है हाउ वी कैलकुलेट?
तो आप क्या कहते हो कि सर होता क्या है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एनआई डिवाइडेड बाई के, होता है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एनआई डिवाइडेड बाई के, और डेट तो हमारा आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्या कह रहा है, केडी 8% है हमारे पास और इंटरेस्ट चार्जेस 7,50,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर मैं डेट को एक्स कह दूं तो एक्स का 8% कितना हो रहा है मेरा, 7,50,000 हो रहा है ना। आराम से निकल जाएगा डेट। या कुछ और सोचो, आपने कहा कि ये मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है सर 8%, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट है। तो कॉस्ट ऑफ डेट अगर हमारा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? केडी इज गिवन एंड इंटरेस्ट चार्जेस इज गिवन। तो जो मेरा वैल्यू ऑफ डेट होगा, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपन केडी। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेट, वी गॉट द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वी हैव द कॉस्ट। निकल गया WACC, प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलो आफ्टर न्यू प्रपोजल, जब नया प्रपोजल आएगा तो के चेंज हो जाएगा। अब के क्यों चेंज होगा? क्योंकि एनआई चेंज होगा। एनआई कैसे चेंज होगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज दिस बट एनआई विल चेंज। और अगर एनआई अपन के इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो क्या न्यू प्रपोजल में जब मैं नया के कैलकुलेट करूंगा, कैन आई से एनआई अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी? फॉर्मूला बनेगा इस तरह से। अब जरा गौर करो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द सेम, जो हम पहले कैलकुलेट करेंगे वो तो नहीं बदलेगा बिकॉज वी आर रेजिंग डेट नॉट द इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू रिमेन सेम बट द कॉस्ट विल चेंज। अब एनआई इज चेंजिंग, एनआई चेंज हो रहा है। क्यों एनआई चेंज हो रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्जेस भी बढ़ेगा। 8% ऑफ 75 लाख से मेरा इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ेगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा, इंटरेस्ट चार्जेस भी चेंज होगा, तो माई एनआई विल चेंज। और चेंज्ड एनआई को मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी से अगर डिवाइड करूं, आई विल गेट द केई। और जैसे ही मेरे को केई मिल गया, केडी तो है ही मेरे पास, आराम से हम क्या करते हैं, आफ्टर न्यू प्रपोजल का भी हम WACC कैलकुलेट करके दे सकते हैं। देखो जरा इसको डिटेल में क्या कह रहे हैं हम यहां, क्या कह रहे हैं यहां, आ जाओ वर्किंग नोट्स। ठीक है, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेट। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट ले लो या वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। 7,50,000 का हमारा इंटरेस्ट है, 0.08 का मेरा केडी है, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 0.08, 93,75,000 मेरा वैल्यू है डेट का। ये मेरा वैल्यू है किसका? डेट का। वैल्यू ऑफ डेट आ गया। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एनआई अपन के। के इज गिवन। नाउ हियर वी विल हैव टू कैलकुलेट द एनआई। एनआई मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना होगा, तो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ एनआई, क्या बोलोगे? एनआई इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट होगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो कितना है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 34,50,000 माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू कितना आया था ये? 27 lakhs। 27 lakhs, 27 lakhs आ गया मेरा ये, है ना। तो दिस इज माई 27 लाख इज माई एनआई। तो अब चले जाते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी को निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 27 lakhs डिवाइडेड बाई के।
के ई है मेरा 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16, ये आ रहा है 16,87,000, सॉरी 1,68,75,000, 1,68,75,000. This is my value of equity. So we got the value of debt, we got the value of equity. तो बिफोर न्यू प्रपोजल का काम हमारा हो गया, वी कैन इजीली कैलकुलेट द WACC. अब वर्किंग नोट चल रहे हैं, तो आफ्टर न्यू प्रपोजल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल चेंज. हम इसको भी यहीं कैलकुलेट कर दें, फिर दोनों का हम क्या करेंगे, WACC निकाल देंगे. ठीक है, तो हम चलते हैं थर्ड में. अब फिर से क्या वर्किंग नोट बाद में बनाना. आफ्टर न्यू प्रपोजल, the cost of equity will change. The cost of equity will change. ठीक है, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी, क्या बोलोगे आप, के ई इज इक्वल टू NI डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी. हमने कहा था वैल्यू ऑफ इक्विटी तो सर चेंज नहीं होगा, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम. NI इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है और आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है. तो आप क्या बोलोगे, के ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंक्रीज इन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 1,68,000, 1,68,75,000. नाउ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, पहले था 34,50,000 और कितने से बढ़ गया, तो बढ़ा है आपका 14,25,000 से. तो 34,50,000 प्लस 14,25,000 माइनस 7,50,000 का हमारा क्या था, पहले का इंटरेस्ट था, प्लस 75 लाख का 8%, ये हमारा न्यू इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 1,68,000, 1,68,75,000 इज इक्वल टू, देखो ये कितना आ रहा है, सारे वैल्यू सही लिए है ना, 7,50,000, 12,00,000, 14,25,000. हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करो. 34,50,000 प्लस 14,25,000, दिस गोज टू 48,75,000 माइनस 75 लाख 8%, तो ये हो रहा है आपका 6 लाख और 7,50,000, तो 7,6,13, 13,50,000 डिवाइडेड बाई 1,68,75,000 इज इक्वल टू 48,75,000 minus 1,350. This gives you 35,25,000 divided by 1,78,68,75,000. 3,525 divided by 1,6875. ये हो रहा है बालक आपका 0.2088. करेक्ट. तो व्हाट वी से के इज इक्वल टू 20.88%. ये मेरा नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. 20.88% इज माई न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये मेरा क्या हो गया, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया. तो वी गेट ऑल द कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट हमारे को मिल गया बिफोर प्रपोजल, आफ्टर प्रपोजल. अब क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली कैलकुलेट द WACC. ठीक है, आ जाओ. पहला कैलकुलेशन ऑफ WACC बिफोर न्यू प्रपोजल. नए प्रपोजल से पहले मेरा WACC क्या था, देखो. वी हैव द सोर्स, वी हैव द अमाउंट, वी हैव द वेट, वी हैव द कॉस्ट एंड WACC. ठीक है. डेट और इक्विटी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है 1,68,000, 1,68,75,000. इक्विटी 1,68,75,000. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ डेट क्या है, वैल्यू ऑफ डेट है 93,75,000. तो डेट है 93,75,000.
कितना हो गया ये 1,68,75,000 प्लस 93,75,000, so this goes to 26 lakhs, sorry 2,62,50,000, 2,62,50,000। ठीक है, वेट निकालो। 16875 डिवाइडेड बाई 26250, ये आ रहा है आपका 0.6428 है, तो 3 कर दो, 1 माइनस 0.643, ये आ रहा है 0.357। ठीक है, दोनों का कॉस्ट है मेरे पास 0.16, 0.08, यही था कॉस्ट। WACC निकालो, 0.643 मल्टीप्लाइड टू 0.16, 0.10288, 0.08 मल्टीप्लाइड टू 0.357, 0.02856, 0.10288, ये आ रहा है आपका 0.13144। तो WACC इज इक्वल टू 13.14%। ये कब है? ये बिफोर न्यू प्रपोजल है, 13.14%। ये बिफोर न्यू प्रपोजल है। आफ्टर न्यू प्रपोजल कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, है ना, अमाउंट क्या होगा मेरा, चेंज हो जाएगा। डन। आ जाओ आफ्टर न्यू प्रपोजल, तो चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। WACC आफ्टर न्यू प्रपोजल। अब क्या होगा देखिए, नाउ सोर्स आ गया, अमाउंट आ गया, वेट आ गया, KC ले लो, WACC ले लो। इक्विटी सेम रह गया, 1,68,75,000, यही था ना, 1,68,75,000, ये सेम रह गया। डेट चेंज हो जाएगा, 93,75,000 पहले से था मेरे पास, तो डेट क्या हो जाएगा, 93,75,000 हमारे पास पहले से था प्लस 75 lakhs, ये हमारा टोटल डेट हो जाएगा ना, 93,75,000 प्लस 75 lakhs, ये भी आ रहा है 1,68,75,000, 1,68,75,000, तो हो गया, है ना, रेशियो तो क्लियर हो गया। रेशियो क्या हो जाएगा, 0.5000, 0.5000 हो जाएगा ना, दोनों सेम हो गया अमाउंट। 16875,000 मल्टीप्लाइड टू 2, ये आ रहा है 3375, मतलब 3,37,50,000। ठीक है, नाउ दिस इज माय वेट, कॉस्ट गॉट चेंज्ड, इक्विटी का तो सेम है 0.16, डेट का बदल गया है 20 पॉइंट, क्या था 20 पॉइंट 0.2088, 0.2088, ये हो जाएगा 0.2088, सॉरी उल्टा लिखा है हमने, इक्विटी का बदला है ना, 0.2088 और ये 0.08 ही रहेगा। देखो 0.5 मल्टीप्लाइड टू 0.08, so this goes to 0.04, 0.2088 multiplied to 0.5, this goes to 0.1044 plus 0.04, this goes to 0.1444, so WACC is equal to 14.44% after new proposal, this is your answer। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या खास था बताइए, इस क्वेश्चन में क्या खास था? हम कहते हैं सर इस क्वेश्चन में खास था KE, इस क्वेश्चन में खास था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट। टैक्स को उन्होंने नील कर दिया था, टैक्स फ्री वर्ल्ड को एज्यूम करने को कहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, वी गेट द नेट प्रॉफिट NI, एंड वो जो NI है, NI को जब हम KE से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाता है मेरे को। ये कुछ नहीं था, ये उसी फॉर्मूला का तोड़ मोड़ था। बस ये ध्यान में रखना था कि अगर हम न्यू डेट रेज कर रहे हैं और कह रहा है कि आफ्टर न्यू प्रपोजल इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इक्विटी का वैल्यू तो मेरा सेम रह जाएगा,
लेकिन न्यू डेट के रेज होने से मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा. तो वी हैड टू कैलकुलेट द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड देन वी हैड टू फाइंड the WACC after new proposal. Before new proposal it was very simple, easy. After new proposal there was a glitch कि KE बढ़ेगा, and that obvious, we know the concept. Concept क्या है कि with increasing level of debt the expectation of shareholder increases as the risk increases. और आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज्ड. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज हुआ, इंटरेस्ट लाइबिलिटी चेंज हुआ, तो NI चेंज होगा. NI चेंज होगा तो KE पे इम्पैक्ट होगा. तो वी हैड टू कैलकुलेट द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर द प्रपोजल and then we could be able to calculate this particular WACC after new proposal. That was the idea. ठीक है, ध्यान में रखना, मार्क करके रखना क्वेश्चन को. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, होप आपको मजा आया होगा. ठीक है, नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30. जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दैट इज सम अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. VVVIP कर दो इसको, पूरा अटेम्प्ट May 24 के लिए. क्वेश्चन नंबर 49. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो. टेबल पे ध्यान मत दे रहे, तो पीवी टेबल लगा रखा है उन्होंने PBIF का, तो ये टेबल से थोड़ी कुछ होता है. तो टेबल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, ये सिर्फ दिमाग पे जोर डाल देता है. इतना बड़ा क्वेश्चन, टेबल देखोगे ना, इतने सारे नंबर देखोगे ना, ऐसे दिमाग ऐसे ऐसे झन्ना जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में. तो हल्के में लेने का ये तो टेबल है, अच्छी बात है ना, टेबल तो देंगे ना वो हमें. बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल है ना, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा. देखो क्या कह रहा है कि 15% convertible debenture of 500 each at par with a maturity period of 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of the company. The risk-free rate of return is 10% and the market risk premium is 18%, and the beta of the company is 1.25. Beta कितना है? 1.25 है. The company has paid a dividend of 10 per share. Now here there is correction. The company has paid a dividend of इसको कर दो 12.76 per share. 12.76 का डिविडेंड पे किया है. द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 12.76 पर शेयर. एंड यहां ऐड कर देना 5 years अगो द कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर. ठीक है, ये एक एरर था, राइट. अब इस एरर को करेक्ट करने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट, है ना. तो हमने ऑलरेडी VVIP कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहा है? 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर है ऑफ 100 ईच. नाउ दिस इज द केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड वी नो दैट व्हाट द कन्वर्टेबल डिबेंचर इज. अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे. ऑफ 100 ईच एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of the company. कंडीशन आपको दिया हुआ है कि हर एक डिबेंचर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. RF is given and the market risk premium is 18%. RM minus RF is given. CAPM and the beta of the company is 1.25. The company has paid a dividend of 12.676 per share. उसके बाद 5 years अगो द कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर और फिर फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द इशू अमाउंट. नाउ दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन हियर, राइट. और देखो आपसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है कि टैक्स को 40% मानते हुए कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन मेथड. और दूसरा कह रहा है यूज द YTM मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. 5% preference share of 100 each at a premium of 10%. These shares are redeemable after 10 years at par. The flotation cost is 6% of the issue amount. Now, they have given information about 2 things basically, अगर देखा जाए तो, about the convertible debenture and the preference share, and they ask you to calculate the cost of both, है ना. जहाँ CD का हमारे को approximation method use करना है, और in the case of preference share we have to use the YTM. So why this information is given? The risk-free rate of return is 10%. RM minus RF is our risk premium. That is 18%. And beta of the company is 1.25. आपको याद होगा KE is equal to RF plus RM minus RF multiplied to beta, CAPM. याद आया?
From here we will get the KE. But what is the use of this KE? Now this is what something जो इस क्वेश्चन को बड़ा ही टिपिकल बना देता है. फिर देखो कि 12.765 का डिविडेंड पेड है और 5 साल पहले 10 रुपए का डिविडेंड था. 5 साल पहले कितने का डिविडेंड था? 10 रुपए का डिविडेंड था. 5 साल पहले 10 रुपए का डिविडेंड था. एनी ईयर्स अगो, 5 years ago डिविडेंड वाज ऑफ ₹10. तो हम जानते हैं कि डी नॉट इज इक्वल टू dn 1 प्लस g टू द पावर n. अब यहां क्या आइडिया मिल रहा है हमें? फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द ग्रोथ रेट. यहां से हमारे को क्या मिलेगा? ग्रोथ रेट मिलेगा. बालक, क्वेश्चन नंबर 49 को आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है खुद से. आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करो. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर पाते तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं सॉल्व करा दूंगा. राइट? लेकिन आपको क्या करना है? इसको एक बार अटेम्प्ट करना है. सो वी विल स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर. अगले लेक्चर से वी विल स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर, और हम लिवरेज को स्टार्ट करेंगे. ठीक है? और इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कहीं भी कोई डिफिकल्टी हो, लेट मी नो. क्वेश्चन नंबर 49 को तो आपको निश्चित रूप से अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप इसको सॉल्व करने में, तो निश्चित रूप से बताइएगा. ठीक है? वी विल स्टॉप हियर and see you in next lecture. Thank you everyone. Bye bye. Take care.